हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, आज हम अपनी फर्स्ट बुक का लास्ट वॉल्यूम में 3 यूनिट्स हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो शुरू करने वाले हैं। उसका पहला चैप्टर स्टाफिंग हम शुरू करेंगे और वेटेज वाइज 20 नंबर का ये वॉल्यूम है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अदरवाइज भी इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने करा था कि मैनेजमेंट की जो है वो मल्टी डायमेंशंस होती हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दीज यूनिट्स। तो पहले हम ये यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट 6, जिसका नाम है बच्चों स्टाफिंग। और स्टाफिंग में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं, ये अपने पास नोट कर लीजिए। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, स्टाफिंग का प्रोसेस, और उसके 3 एलिमेंट्स हम करेंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। और इन तीनों को हम डिटेल में करेंगे। रिक्रूटमेंट के सारे सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और उनके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर, वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, और ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस, एंड हाउ डज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो एज पर द CBSE सिलेबस हमें कवर अप करने हैं। तो इन टॉपिक्स की बच्चों लिस्ट अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और एक एक करके हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो हमें मीनिंग समझना है कि एक्चुअली स्टाफिंग है क्या। देखिए, हम प्लानिंग कर चुके हैं जिसमें प्लान्स डिटरमाइन किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करा जिसमें हम फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग। जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उस स्ट्रक्चर को लोगों से फिल करना जरूरी है। ह्यूमन और फिजिकल 2 ही तरह के तो रिसोर्सेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज होते हैं, और उसमें से डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि जितने भी अदर फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन्हें कौन मैनेज करता है? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उनकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 कोटेशंस लिख रखी हैं, और इनको आप भी अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि इन कोटेशंस को हाईलाइट करके या क्वेश्चन में डाल के आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए, नारायण मूर्ति, जो उनका कहना था लोगों के बारे में, अवर असेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, we have to make sure that they come back the next morning। तो इससे आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स को उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेट माना है कि हमारे असेट्स रोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं और हमें उनको ऐसे डील करना है दैट दे कम बैक एवरी मॉर्निंग। समझ में आई बात आपको कि किस तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने किसको दी? ह्यूमन बींग्स को एज द asset, as the human resources of the organization। उसके अलावा एक और स्टेटमेंट नोट करिए, the right people can help you to take your business to the top and the wrong people can break your business। इसका मतलब कि बिजनेस जो है वो क्योंकि लोगों से ही चलाया जाता है, तो अगर सही लोग मिल जाते हैं बिजनेस को तो बिजनेस को ऐसे पहुंचा सकते हैं, और अगर गलत लोग मिल जाते हैं तो बिजनेस की पोजीशन ऐसे डाउन भी जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों से जिनसे बिजनेस चलाया जाता है उन्हीं से बिजनेस की गुडविल अप एंड डाउन हो सकती है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट देखिए, no organization can be successful unless it can fill and keep filled the various positions in the structure with the right kind of the people। मतलब ये बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि वो अच्छे लोगों से उसको फिल करे और ये इंश्योर करे कि वो अच्छे लोगों से फिल्ड रहे। जो भी स्ट्रक्चर है सही तरह के लोगों से वो भरा हुआ होना चाहिए। So I hope with these quotations or with these important lines we can very well understand कि how important it is for every organization to look after its human resources। ठीक है, तो इन सारी statements के बाद जो actual definition आती है हमारे सामने स्टाफिंग की, वो क्या आती है? पुटिंग पीपल टू द जॉब्स।
जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग that needs to be filled with the people who are going to actually perform the jobs in the organization. तो इसका मतलब एक लाइन में हम स्टाफिंग को कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टाफिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विथ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भरना और उसको भरे रखना. इसका मतलब ये इंश्योर करना दैट एवरी टाइम द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द राइट टाइप ऑफ द पीपल in the organization so that they can work for the effectiveness and efficiency of achievement of goals. Clear? तो अब फिलिंग और कीपिंग फील्ड में एक्चुअली इसको एक और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर. इसका मतलब कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें सिर्फ प्रोक्योर करना ही सफिशिएंट नहीं है. जो मैन पावर प्रोक्योर की जाएगी उसी मैन पावर को मेंटेन करना भी मैनेजमेंट का काम है और उसी मैन पावर को डेवलप करना भी मैनेजमेंट का काम है. तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें तीनों चीजें कवर अप होंगी, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और द पीपल और द मैन पावर, दिस इज कॉल्ड एज स्टाफिंग. ठीक है, तो अब जो मैंने आपको यहाँ टॉपिक्स लिखवाए ना बच्चों, वो सारे के सारे इन तीनों हेड्स में ही कवर अप हो जाएंगे. जैसे जब हमें मैन पावर प्रोक्योर करनी होगी तो सबसे पहले हमें प्लान करना होगा अबाउट द मैन पावर, स्पेसिफिक प्लानिंग जिसे हम कहते हैं मैन पावर प्लानिंग. फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जितने लोग हमें चाहिए उन लोगों को इंफॉर्मेशन देना कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, उन्हें स्टिमुलेट करना टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना होता है, फिर उनको प्लेस करना होता है और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. तो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो किस में आएंगे? सिर्फ प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है. अगर इतना काम हो जाए तो मैन पावर प्रोक्योर हो जाएगी. अब प्रोक्योर करने के बाद उसी मैन पावर को मेंटेन भी करना है, तो मेंटेन करने के लिए उनको प्रॉपर कंपनसेशन देनी पड़ेगी, उनकी प्रॉपर करियर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें. अब उसके बाद सिर्फ मेंटेन ही नहीं करना है, जिस पोजीशन पे हमने उन्हें अपॉइंट करा है उससे वो बेहतर होने चाहिए आगे वाले समय में. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी लगातार परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी पड़ेगी और उनको उनकी जो कमियां होंगी उसके हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा. तो डेवलपमेंट जो है वो भी इसी का एक पार्ट है. तो इसका मतलब अब हम बिल्कुल प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं कि स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद procurement, maintenance and development of human resources of the organization, which are considered to be the most important resources among the other resources. Is that clear to you? So I hope the definition is clear to you. Now we will see that how we consider it as a part of HRM. अब ये समझना बच्चों बहुत जरूरी है कि HRM और स्टाफिंग में डिफरेंस क्या है. Although they both are related to human resources, लेकिन स्टाफिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है. स्टाफिंग का मतलब अपॉइंटिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिलिंग द वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन HRM जो है वो एक वाइडर टर्म है जिसका एक पार्ट स्टाफिंग है. देखो बच्चों, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा होता है ना तो उसमें एक स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है जैसे दूसरे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है और जिसमें बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो उन ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं और उनका एक प्रॉपर जो है वो डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट. तो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है और उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ऑल द एस्पेक्ट्स का मतलब छोटे से लेकर बड़े से बड़ा कोई भी डिसीजन हो जो ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड है,
एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज से रिलेटेड है, क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉइज ही थोड़ी ह्यूमन बींग्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन टेंडेंसीज, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बींग से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट हो उसको डील करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड HRM. It includes many specialized activities and the duties which HRM performs. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करता है वो एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज मच मोर देन स्टाफिंग। सबसे पहले तो देखिए रिक्रूटमेंट, जो स्टाफिंग पे भी एक पार्ट है। सर्च फॉर द क्वालिफाइड पीपल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह के लोग चाहिए उनकी सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट HRM का पार्ट है। फिर एनालाइजिंग जॉब्स, एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों बहुत ही गहरी और डीप स्टडी। तो जॉब को सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नहीं देखा जाता, बहुत डिटेल स्टडी की जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम अ पर्सन जिसको वो पोस्ट फिल करनी है, सब कुछ डिटरमाइन किया जाता है कि क्या क्या क्वालिटीज उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन में होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपिंग द कॉम्पनसेशन प्लान्स, प्लान्स जो हैं किस तरह की कंपनसेशन, कैसे, बहुत सारे जो है मेथड्स ऑफ पेमेंट होते हैं, टाइम रेट, पीस रेट मेथड्स, हमने डिफरेंशियल पीस रेट मेथड भी कर रखा है, वन ऑफ द टेक्निक सजेस्टेड बाय टेलर। तो उनके लिए सूटेबल पे एंड इंसेंटिव्स डिटरमाइन करना ये भी HRM का काम होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेकिंग प्लान्स फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड द ग्रोथ, जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी लगातार ग्रोथ कैसे हो, उनको अपडेटेड कैसे रखा जाए, उनको कहाँ कहाँ उनमें कमियां हैं जहां उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, ये सारी चीजें भी जो है पार्ट ऑफ HRM है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, कोऑर्डिनेट रिलेशंस विद द लेबर यूनियंस, मतलब कि जो भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लेबर यूनियंस हैं उनके साथ मिलकर हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HRM। हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड द कंप्लेंट्स, बहुत सारी परेशानियां आती हैं लेबर्स को, एम्प्लॉयज को काम करते टाइम, तो जो उनकी शिकायतें हैं या जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा उसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया जाता है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी, जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर स्कीम्स को डिटरमाइन करना, उनके लिए कैसे हम मैक्सिमम सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इस तरह की जो भी एक सिक्योरिटी उन्हें चाहिए उस तरह की सिक्योरिटी को अश्योर करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HRM। अवॉइडिंग लॉ सूट्स, लॉ सूट्स का मतलब होता है कि पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह के लीगल मैटर में कंपनी ना फंसे, लेकिन अगर कोई लीगल इश्यूज आ जाते हैं तो उस केस में कंपनी को डिफेंड करना, कंपनी की तरफ से अपेयर होना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ HRM। तो बच्चों इससे बिल्कुल क्लियर है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो लोगों से रिलेटेड है, वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, लेकिन जो HRM है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज ओनली a function of management that is concerned with appointment of the people, but human resource management is a wider term including staffing that includes so many specialized activities that are performed by the personnel department or HRM. So my dear children, before we actually start with the staffing process, कि staffing function कैसे perform किया जाता है, उसमें क्या क्या steps लिए जाते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर फंक्शन की। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पीपल फॉर द वेरियस जॉब्स। स्टाफिंग का तो मीनिंग ही यही है कि जितनी भी तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए वेरियस जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए उनको अपॉइंट करना। तो कॉम्पिटेंट पीपल जो है वो स्टाफिंग से मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। परफॉर्मेंस हाई हो जाती है क्योंकि राइट पीपल आर अपॉइंटेड फॉर द राइट जॉब, जिससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड ग्रोथ, एंड हाउ इट इज पॉसिबल बाय द मैन पावर प्लानिंग।
उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है बाय अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। मतलब ना तो सरप्लस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सरप्लस स्टाफ है तो वो भी बेकार है, और अगर डेफिशिएंसी है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, तो अंडर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए और ओवर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज by their objective assessment and suitable rewards for their contribution, कि जो एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए सुटेबल कंपनसेशन एंड इंसेंटिव स्कीम्स डिटरमाइन करे जाते हैं ताकि वो जॉब सेटिस्फेक्शन जो उन्हें मिले उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से। बच्चों जैसा आपको पता ही है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पे लोगों को डिजायर होता है, उनकी तमन्ना होती है, इच्छा होती है कि वो वहीं पर काम करें। जैसे गूगल के बारे में आपने सुन रखा होगा, और बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज हैं। और एक बार मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था सावजी भाई का, यूट्यूब वीडियोस जाके देखिएगा कि किस तरह से सावजी भाई जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए कितने अनोखे इंसेंटिव प्लान्स देते हैं कि लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो तो कहते यही हैं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर मेरे एम्प्लॉयज खुश हैं तो उसी से मेरा बिजनेस जो है वो फलेगा फूलेगा, और अगर वो खुश नहीं है तो मेरा बिजनेस जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। मैंने जब ये आपको 2-3 कोटेशंस बताई थी उसमें भी बताया था किस तरह से इन्फोसिस के जो सीईओ थे उनका कहना था कि हमारे असेट्स रोज बाहर जाते हैं और हमें ये इंश्योर करना है कि वो रोज वापस आए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंस बताती हैं कि किस तरह से सारे रिसोर्सेज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज ही होते हैं, और डेफिनेटली उनको मैनेज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट होता है। So in a very short session, I have made you clear about the definition of staffing. How can we say that staffing is a part of HRM? Why is staffing the most important of all the functions of management? So I hope you have understood all these things. Remaining topics we are going to start with the next class. But I again request you that you have to go through all the other videos of the earlier chapters that I have discussed about planning, organizing, and the first 3 chapters. I have also uploaded many videos on how to attempt in a better way in the exams. So students, I just request you to go through all these videos because I want you that you should not lose any mark in your examination, whether it is a terminal exam or your annual exams. So just go through all these videos, like and subscribe my channel, and continue watching it and share it with the maximum students so that everybody gets benefited. See you next time. Till then, goodbye.